Hi guys, hello, this is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube official channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग 19th of August के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. But before I start with the analysis of today's newspaper, before we see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हैं. Just give me a minute. Let me have a tech check. Let me see. Am I perfectly audible or not? And then we will start, right? So just give me a second. मैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कॉल I think seems all fine with the audibility and visibility. So good morning everyone. Good morning. Good morning Pariksha. Good morning Nikhil. Good morning Navroop. Good morning Gautam. Good morning everyone. Good morning. Good morning Muskan. Good morning Janvi. Good morning. Good morning guys. I hope you guys are doing good and सब कुछ on track चल रहा होगा, right? चलो, good morning everyone. Good morning. चलिए. Sir, your voice is slow. Low. Voice कैसे slow हो सकते हैं? नहीं, it's not low बेटा. परीक्षा I would be recommending कि अपना थोड़ा सा, right? वॉइस को अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो कि वॉइस लो हो गई. चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. चलिए, ऑल सेट. चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ना आज स्नीक पीक दे देता हूं आज के न्यूज़पेपर का, कि आज का न्यूज़पेपर कैसा है क्या नहीं है, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आज के न्यूज़पेपर में हमें क्या डिस्कस करना है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है. देखो, सबसे पहले जब हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, तो आज का न्यूज़पेपर ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. हमें न्यूज़ेस कम देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें एडिटोरियल, टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट एंड आज सरप्राइजिंगली साइंस पेज से भी एक हमें इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल देखने को मिलेगा. तो आज हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम डिवोट होने वाला है, वो डिवोट होने वाला है एडिटोरियल्स की तरफ, वो डिवोट होने वाला है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की तरफ, वो डिवोट होने वाला है आपके क्या बोलते हैं साइंस पेज की तरफ, राइट? तो आज का न्यूज़पेपर देखा जाए फ्रॉम द नॉलेज पर्सपेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम देखें कि न्यूज़ेस है ना, जो हमें यूनिक न्यूज़ेस मिलती थी, आज हमें नई यूनिक न्यूज़ेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ेस आपको देखने को मिलेंगे ना, इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, राइट? तो पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, इसीलिए हम देखते हुए चलेंगे क्या है क्या नहीं है, राइट? अब जैसे फ्रंट पेज की जब हम बात करें, तो फ्रंट पेज पे अगर आप खुद देखो तो यहां पर क्या दिया हुआ है. इट्स अ वेरी सिंपल न्यूज. इट्स क्लियरली सेज इंडिया ब्लॉक कंसिडर्स मूविंग अ मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट? कि भाई आपका क्या होगा, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या, मैं आपको पूरी पहले कहानी बता देता हूं जिससे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? कि क्या है क्या नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, चल. अब अगर मैं आपको यहां पर कहानी बताऊं तो कहानी क्या होती है. कहानी स्टार्ट होती है राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज क्लियरली स्टेट किया कि कर्नाटका स्टेट में बैंगलोर सिटी के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका नाम है महादेवपुरा, और महादेवपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने बताया कि यहां से बीजेपी कैंडिडेट जीत के आया, और यहां से जो बीजेपी कैंडिडेट जीत के आया ना, उसका जो विनिंग मार्जिन था दैट वाज समवेयर अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख वोट से वो जीत के आया. और इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो देयर आर 1.5 लाख एग्जैक्ट आपके फेक वोटर्स थे आपके महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में. उन्होंने पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस प्रेजेंट किए पब्लिक के सामने, राइट? कि देयर आर 1.5 लाख आपके कौन, आपके वोटर्स जो कि फेक वोटर्स थे, फेक वोटर्स थे. उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगना स्टार्ट हुआ वोट चोरी का, कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है. हमारे पूरे इंडिया में हाइप हो जाता है वोट चोरी वाला कॉन्सेप्ट. प्रॉब्लम तब आई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. तो 40 साल की हिस्ट्री में लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी ने किया था तो वो थे टीएन सेशन, है ना? और टीएन सेशन अभी तक के सबसे
सबसे आपके बोल सकते हैं परफेक्ट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, राइट? उन्होंने प्रणब मुखर्जी तक को नहीं छोड़ा था एट दैट टाइम, राइट? तो कोई भी इलेक्शन होता था, उस इलेक्शन में टीएन सेशन अगर होते थे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका टेन्योर रहा, उसमें उन्होंने क्या तो मतलब अपना टेन्योरशिप चलाया है। दैट वाज अ परफेक्ट वे ऑफ रनिंग दी आपका द ऑफिस, एनी गवर्नमेंट ऑफिस, राइट? दैट उस समय लोगों को पता लगा कि भाई हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है, राइट? इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है, ये चीज थी। तो वही बात है, तो डीएन सेशन जैसा कोई आज तक अभी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं दिखा, है ना? और आई होप एंड वी होप कि ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए। हाँ, लेकिन अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही वोट चोरी वाले कॉन्सेप्ट को या फिर फेक वोटर्स वाले कॉन्सेप्ट को एड्रेस किया। उनका ये कहना था कि ठीक है, टोटली अंडरस्टैंडेबल, राइट? आपको लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है ना, कि वोट चोरी हो रही है या फेक वोटर्स बहुत ज्यादा है, आप कुछ मत करो, आप एफिडेविट फाइल तो कर दो, आप एफिडेविट फाइल तो कर दो। एफिडेविट फाइल करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हेन यू ट्रस्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज क्लियरली सिंपली स्टेटेड, इफ यू ट्रस्ट दैट योर इन्वेस्टिगेशन इज टोटली करेक्ट, राइट? यू हैव एन एविडेंसेस, आपके एविडेंसेस भी हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी आपको लगता है सही है, तो आप प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एफिडेविट फाइल कर दीजिए कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कहीं पर भी जहां पर भी आपके एविडेंसेस है, आप बेसिकली वहां पर फेक वोटर्स हैं। वील मेक श्योर ऑफ दैट कि हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम उन फेक वोटर्स को नोटिस भेजेंगे, उनको बोलेंगे कि आप पब्लिक के सामने आओ और अपनी प्रूफ बताओ आपके वोटर्स की, राइट? आप एफिडेविट फाइल तो करिए, व्हाई यू नॉट फाइलिंग द एफिडेविट, ये चीज। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला, राइट? वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके ज्ञानेश कुमार, उन्होंने ये चीज बोला कि देखा जाए तो सबसे पहले अगर आपको कंसर्न होता है वोटिंग प्रोसेस को लेकर, तो इलेक्शन के 45 डेज, है ना, 45 डेज के अंदर अंदर आपको पिटिशन फाइल करनी पड़ती है हाई कोर्ट के सामने, राइट? 45 डेज के अंदर। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, 45 डेज के अंदर पिटिशन फाइल भी नहीं करते हो ना, नो इशू इन दैट, आप एफिडेविट फाइल कर सकते हो कभी भी। हम तो बस यही बोल रहे हैं राहुल गांधी से और अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, कोई बात नहीं है, टोटली अंडरस्टैंडेबल, आप बस एफिडेविट फाइल कर दीजिए। इफ यू फाइल द एफिडेविट ना, डन एंड डस्टेड, राइट? वील मेक श्योर ऑफ दैट कि हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिंपल सा ये कहना था कि भाई जो हमारे ऊपर चार्जेस लग रहे हैं फेक वोटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है ना? अपोजिशन पार्टीज जो बेसिकली कर रही हैं, अपोजिशन पार्टीज का जो कहना है कि ये फेक वोटर्स हैं, ये लोग हैं, उन्होंने बोला टोटल रीबट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, दीज आर फॉल्स एलिगेशंस। अब इसको लेकर जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, है ना, अपोजिशन हमारे देश में कम नहीं है ना? हमारे देश में अपोजिशन जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर रही। प्रॉब्लम यही है, फालतू में पॉलिटिक्स करती है, राइट? ऐसी चीजों पे एलिगेशन लगाती है, ऐसी चीजों पे बेसिकली ऐसे इश्यूज उठाती है, राइट? जो कि शायद पब्लिक एट लार्ज के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, राइट? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उनको जो इश्यू उठाना चाहिए वो इश्यू उठाना चाहिए था रिगार्डिंग पहलगांव अटैक को लेकर। अभी आपका प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी ने बहुत प्यारा इशू उठाया, उन्होंने बोला कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ सबने करी, सब ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन में लग गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि पहलगांव अटैक जो हुआ, उस पहलगांव अटैक में टेररिस्ट आए कैसे, वो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वो हुई कैसे? जवाब इसका चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर रहा सक्सेसफुल, सेना ने अच्छा काम किया, हमारा इंडिया डिफेंस आत्मनिर्भरता बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं सब सारी चीजों को, लेकिन आप हमें ये बताइए पहलगांव अटैक में टेररिस्ट आए तो आए कैसे? ये काम होता है अपोजिशन का, राइट? है ना? अब दूसरा कहां पॉलिटिक्स में लग गए, पॉलिटिक्स रिगार्डिंग कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप ठीक है उसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हो, फेक वोटर्स के चार्जेस। फेक वोटर्स तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग इलेक्ट होके आए ना, वहां पर भी होंगे,
फेक वोटर्स कहां नहीं होते, और वो फेक वोटर्स नहीं है, मैंने क्या बोला, एसआईआर नहीं हुआ, जिसके चलते डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जिसके चलते बहुत सारे जो डेड लोग हैं उनकी भी एंट्रीज हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा लोग जो माइग्रेट कर गए उनके भी नाम लिखे हुए हैं। तो वो है, हमारे देश में है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर करा रहे हैं, राइट। बिहार में एसआईआर का भी अपोज कर रहे हो आप, तो पॉइंट ही वही है कि आप गलत इशू उठाते हो, है ना। अब उस चीज का उनको आपका भुगतना पड़ता है इलेक्शंस में हारते हैं बेचारे, राइट। यही तो एक सिंपल सा रीजन है कि अपोजिशन हमारे देश में गलत इशू उठाती है। जो इश्यूज उठाने चाहिए, जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, जो देश की सुरक्षा के लिए बेनिफिशियल है, वो इशू नहीं उठाते हैं। तो वही चीज है, तो कल अपोजिशन जो है, अपोजिशन इकट्ठी हो गई पार्लियामेंट के बाहर, है ना, और इसी के बीच में सरकार ने कई तो बिल पास कर दिए, उन बिल पे डिस्कशन भी नहीं करते हैं। निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बहुत ही प्यारी बात बोली, उन्होंने बोला कि इट्स अ शेम ऑन अस कि इनकम टैक्स बिल पास हुआ 1961 से, बेसिकली आपका इनकम टैक्स को लेकर कोई रिफॉर्म नहीं आया था, हमने नया लॉ लेके हम नया लॉ लेके आ रहे हैं। अपोजिशन इनकम टैक्स पे बात नहीं कर रही है, जो कि पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट करेगा कि नुकसान करेगा। अगर उसमें कुछ गलत है, आपको वो ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, उसकी डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, आप उस चीज पर डिस्कस कर नहीं रहे हो, राइट। तो अब आप ये देखो कि वॉकआउट कर जाते हैं, उस वॉकआउट से जो पार्लियामेंट की फंक्शनैलिटी है उस पर कितना ज्यादा क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। तो सही कोई नहीं होता, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि सी इन दी पॉलिटिक्स, इन दी गवर्नमेंट, नो रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, अनइवन अपोजिशन पार्टी, कोई सही नहीं है, सब गलत होते हैं। और ये पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि पॉलिटिक्स में चीज सही और गलत होती नहीं है, पॉलिटिक्स में चीज होती है कम गलत ज्यादा गलत, राइट। सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा फैक्ट है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, कि हमें किस इशू की तरफ बेसिकली अपने आप को डाइवर्ट करना है, किस इशू की तरफ अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना, राइट। अपोजिशन अभी कुछ दिनों के अंदर शांत हो जाएंगे अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस चीज से आपका पब्लिक कनेक्ट कर ही नहीं पा रही है। हमारा करंट अफेयर्स बढ़ रहे हैं, वो ठीक है ना, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक इसको बिल्कुल नेगेट करेगी, और नेगेट कर रही है। उसको नहीं फर्क पड़ रहा वोट चोरी से यार, उसको समझ में नहीं आ रहा वोट चोरी क्या होता है, उसने कभी देखे ही नहीं है फेक वोटर्स। उसने देखे थे एक समय पर समाजवादी की सरकार में देखे थे, कांग्रेस की सरकार में देखा था कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वो नहीं होता, तो उनको लगता है कि वोट चोरी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ईवीएम मशीन को लेकर कितनी बार क्वेश्चन अराइज हुआ, आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत है, आज तक। तो दिस शोज कि इट्स आवर ड्यूटी, राइट, इट्स द ड्यूटी ऑफ अस, इट्स द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट नॉट ओनली ठीक है रूलिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को बताना कि आप कहां क्या काम करो क्या काम नहीं करो, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ आवर सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप अपोजिशन को भी बताओ, क्योंकि ये लोग भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, इन अपोजिशन को भी शो करना है कि भाई दिस इज द इशू जो आपको रेज करना चाहिए, ना कि ये फालतू के इश्यूज, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर क्या हुआ, इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा हो गया और बोलने लगा कि भाई जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जैसे वो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, राइट, बीजेपी की स्पोक पर्सन है, और उन्होंने सिंपल सी बात बोली दैट दे वर सीकिंग व्हाट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट राइट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीज बेसिकली उन्होंने यहां पर बताई, उन्होंने बोला इंडिया ब्लॉक कंसिडर्स मूविंग अ मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर हम यहां पर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की जब हम यहां पर बात करते हैं तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, तो डू रिमेंबर द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू व्हाट, सुप्रीम कोर्ट जज। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है ना, और हमने यशवंत वर्मा वाले केस में पढ़ रखा है, राइट, यशवंत वर्मा वाले केस में पढ़ रखा है, राइट, रिगार्डिंग
कि कैसे रिमूव किया जाता है ना, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में। हाँ, इनका अपॉइंटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इनका अपॉइंटमेंट, मैंने क्या बोला, आपकी एक सिलेक्शन, आपका एक कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है। उस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड आपका कौन, दैट इज अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। और अभी अगर हम यहां पर बात करें तो मेन लॉ जो है वो कौन सा है, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ ऑफिस, एक्ट ऑफ 2023। इसी लॉ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, उनकी सर्विस बताया जाता है और उनको कैसे रिमूव करना है वो भी बताया जाता है। ठीक है, वो भी बताया जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं जब हम बात करें नेक्स्ट वन, तो जो नेक्स्ट बेसिकली न्यूज है, इट इज अबाउट अलास्का में समिट हुई यूएस रशिया की, और अलास्का समिट का कोई रिजल्ट नहीं निकला, नो रिजल्ट, राइट। अब नो रिजल्ट निकलने के बाद फाइनली अब क्या है कि यूक्रेन वॉर को रुकवाना तो है, इसीलिए जेलेंस्की जो है ना, जेलेंस्की ने जैसे अलास्का की समिट कंप्लीट हुई ना, उसके बाद उन्होंने यूरोपियन लीडर से मुलाकात करना स्टार्ट करी, है ना। यूरोपियन लीडर से मुलाकात करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। यूरोपियन लीडर से मुलाकात करने के बाद फाइनली कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैपिटल जो है वॉशिंगटन डीसी में सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स गैदर होंगे, उसके साथ साथ ट्रंप साहब से मुलाकात करेंगे, और उस आपके मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी होंगे, है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की भी होंगे, जिसमें डिस्कस किया जाएगा कि फ्यूचर क्या होना चाहिए रशिया यूक्रेन वॉर का। ठीक है, क्योंकि ट्रंप इज फेल्ड टू स्टॉप और टू ब्रिंग सीज फायर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, है ना, ट्रंप फेल हो गए, ये फैक्ट है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रंप फेल्ड टू स्टॉप दी वॉर, और अब वो शांत भी हो गए बहुत हद तक, अब ज्यादा बकवास भी नहीं करते हैं वो, राइट। तो पॉइंट ही वही है कि अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो जेलेंस्की और ट्रंप जो है वो होप कर रहे हैं कि शायद ट्राइलेटरल आपकी क्या हो जाए, टॉक हो जाए पुतिन के साथ, मतलब यूएस मीडिएट करवा दे रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील, तो ट्राइलेटरल शायद टॉक हो जाए, राइट, ट्राइलेटरल, 3 पार्टीज बेसिकली टॉक हो जाए, और उससे शायद रशिया यूक्रेन वॉर हमें रुकता हुआ नजर आए। तो वही चीज यहां पर बताई गई कि कल आपकी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, राइट, होप कर रहे हैं कि क्रिटिकल मीटिंग ऑन मंडे, जो मंडे को यूरोपियन लीडर्स के साथ मीटिंग होगी, हो गई बेसिकली अब व्हाइट हाउस में, वो शायद 3 पार्टी टॉक की तरफ जा सकता है, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, है ना, आपका यूक्रेन में जंग को खत्म करवा सकते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि ट्राइलेटरल टॉक हो। ट्राइलेटरल टॉक में कौन होगा, ट्राइलेटरल मतलब 3 पार्टीज के बीच में टॉक, यूएस, यूक्रेन एंड रशिया, है ना, इनके बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, अलास्का की समिट से एक हमें रिजल्ट देखने को मिला, ये रिजल्ट देखने को मिला कि यूएस ने ये तो क्लियर कर दिया कि हम अकेले नहीं है, या हम अकेले एज अ नेशन अपने पैसों से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो उन्होंने बोल दिया कि ट्रंप साहब क्लियर बोल चुके हैं, ट्रंप साहब ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि हम पैसा नहीं देने वाले यूक्रेन को, अब वॉर को और बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला है कि नेटो लाइक सपोर्ट मिलेगा। नेटो लाइक सपोर्ट का मतलब नेटो लाइक असिस्टेंस दिया जाएगा, कि सारी की सारी नेटो कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली यूक्रेन को क्या करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, वो बेसिकली यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो वही चीज यहां पर बताया गया कि मिस्टर ट्रंप व्हाट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ कमिटिंग यूएस ट्रूप, उन्होंने बोला कि यूएस के ट्रूप तो भाई हम बिल्कुल कमिट नहीं कर रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रूप्स यूक्रेन वॉर में लड़ने जाएंगे, नहीं। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला है कि नेटो लाइक सिक्योरिटी प्रेजेंस जरूर होगी, राइट, और इसकी डिटेल जो है वो आपकी यूरोपियन लीडर्स के साथ डिस्कस करके आपका सामने लाया जाएगा, आपका सामने लाया जाएगा। क्लियर? क्लियर? व्हाट अबाउट नोबेल पीस प्राइज? अब पता नहीं नोबेल पीस प्राइज को लेकर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ फाइनली नोबेल पीस प्राइज, अभी ट्रंप साहब बहुत हद तक शांत हो चुके हैं, है ना, जब से पुतिन साहब से मिलके आए हैं तब से कुछ ना कुछ तो बेचारा शांत बैठा हुआ है।
लेट्स सी क्या है, लेकिन पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन, ये भी एक रीजन हो सकता है शांत बैठने का, राइट? दिस शोज दैट इंडिया एंड चाइना, दे आर कमिंग टुगेदर, राइट? दे आर कमिंग टुगेदर, दे आर शोइंग द क्लोजनेस। तो कल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई आए, है ना? और वांग ई ने अपने डेलीगेशन के साथ आए, तो अगेन फॉर चाइना के डेलीगेशन भी आए और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आए। उन्होंने मुलाकात करी, मीटिंग करी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ, है ना? और इंडिया के डेलीगेशन के साथ। और फाइनली एस जयशंकर ने ना उस मीटिंग में बहुत ही प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला कि देखो, हमारे डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए, हमारे रिलेशनशिप। और उन्होंने खुद बोला कि पास्ट में हमारी हिस्ट्री डिफिकल्ट रही है, लेकिन अब हमें उस फेज से बाहर निकलना है, राइट? हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेसिकली काम करना है, राइट? जिसमें दोनों का फायदा हो, ऐसा बेसिकली काम करते हुए चलना है। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। उन्होंने खुद बोला कि द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नीड टू मूव फॉरवर्ड, से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर told Chinese Minister Wang Yi as two sides began discussion to improve bilateral and trade relations in Delhi on Monday. They have also prepared for Narendra Modi visit to China for Shanghai Cooperation Organization Summit at the end of the month, right? और वही चीज यहां पर बताई गई कि वैंग की बात करें तो मिस्टर वैंग ने मुलाकात करी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ भी और इनके साथ भी। और देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि ये जो विजिट है, ये विजिट इज ऑल्सो डील विद द प्रिपरेटरी टॉक, क्योंकि अभी एससीओ समिट होनी है आपके ताइजन में, और उस एससीओ समिट जो ताइजन में होगी उसमें शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आपका विजिट होगा मोदी जी का बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना? तो दोनों नेशन चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे जो रिलेशनशिप है वो इनहेंस हो, राइट? म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट की तरफ हम काम करें। हाँ, जरूर हमारे और चाइना के बीच में इश्यूज हैं, और वो इश्यूज अगेन बॉर्डर इश्यूज हैं, एलएसी को लेकर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर है, तो उसको लेकर डीमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना? मिलिट्री का डीमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, ये चीज है ना? और वही बोला गया कि भाई जो 2020 में जो सिचुएशन थी उसी पे हमें मूव करने की जरूरत है, वो चीज है। बाकी बाकी लैंड बॉर्डर के अलावा हमारा चाइना के साथ ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो चाइना, मैंने वही बोला कि चाइना के साथ काम करना कोई गलत बात नहीं है, चाइना के साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं, चाइना के साथ बिल्कुल काम किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टेट पेज बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, बिल्कुल आगे बढ़ो, है ना? नाउ ऑन दी अगेन स्टेट पेज, तो स्टेट पेज की बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या तो फटकार लगाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआईए को बुलाया और एनएचआईए से ये बोला, ये बताओ केरला में हाईवे है, वहां पर 12 घंटे तक ट्रैफिक लगा रहा, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एनएचएआई को पकड़ा, है ना? सो सुप्रीम कोर्ट पुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 12 आवर ट्रैफिक सिग्नल ऑन हाईवे इन केरला, है ना? इन केरला। वही चीज उन्होंने यहां पर बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्लियरली स्टेट किया और पूछा कि वेदर एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या वो कम्यूटर्स को पे करेगी उनके पेशेंस और उनके लॉस ऑफ फ्यूल को? क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 घंटे का इंतजार किया है ट्रैफिक में, कहां पर? नेशनल हाईवे पर, वो भी नेशनल हाईवे 544 पर, ये चीज वो भी ड्यूरिंग द वीकेंड। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआई से पूछा। उन्होंने बोला एनएचएआई क्या पैसा देगी? एनएचएआई क्या उनके पेशेंट्स का, उनके लॉस ऑफ फ्यूल का पैसा देगी, उनके टाइम का पैसा देगी कि उन्होंने वीकेंड पर 12 घंटे ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ा? और ये गलती किसकी है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। उनका काम है कि हाईवे पे ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, क्यों लगा, राइट? क्यों लगा? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? मूविंग फर्दर, पॉलिटिकल वन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बेसिकली कर्नाटका हाईकोर्ट का एक बेसिकली आपका ऑब्जर्वेशन आया।
एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज समथिंग विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो इसको लेकर मैं सबसे पहले आपको क्लैरिटी देता हूं। आप समझो पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, राइट। अब जब हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो पॉक्सो एक्ट बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आया? चिल्ड्रन को। अब ये जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन कौन है? ये चिल्ड्रन है बेसिकली जिनकी एज बिलो बिलो व्हाट, आपकी 18 ईयर्स है। अच्छा, तो चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, इसका मतलब चिल्ड्रन कैन बी अ बॉय, कैन बी अ गर्ल, है ना? कैन बी अ बॉय, कैन बी अ गर्ल, तो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल। ये हमें समझ में आ रहा है कि विक्टिम के पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉक्सो एक्ट क्या है? जेंडर न्यूट्रल है विक्टिम के पर्सपेक्टिव से, है ना? क्योंकि अगेन अगर किसी चिल्ड्रन के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, तो अगेन उसको इस लॉ के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट, है ना? पॉइंट इस बात का है, क्या ये अक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से भी जेंडर न्यूट्रल है? मतलब इसका मतलब ये है कि क्या अगर कोई फीमेल, मान के चलो कि कोई लेडी है 40 इयर्स 35 इयर्स की, वो अगर सेक्सुअल असॉल्ट करती है किसी बच्चे के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो क्या वेमेन भी अक्यूज हो सकती है इस केस में? क्योंकि मेजरली जब भी हम सेक्सुअल असॉल्ट हमारे दिमाग में आता है, विक्टिम के साइड से हमें फीमेल आपकी दिमाग में आती है और अक्यूज के साइड से मेल हमारे दिमाग में आता है। यही है, अगर हम वही बोले कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, मैं अगर बोलूं सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, आपके दिमाग में आएगा अक्यूज्ड मेल है और विक्टिम फीमेल है। तो चलो विक्टिम के केस में तो हमें क्लैरिटी मिल गई, भाई विक्टिम तो जेंडर न्यूट्रल हो सकता है पॉक्सो में, राइट। बॉय भी हो सकता है, बॉय के साथ भी हरासमेंट हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। क्लियर? पॉइंट इस बात का है कि क्या अक्यूज जो है क्या वो फीमेल हो सकती है? यस। तो जेंडर ये भी जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, ये भी जेंडर न्यूट्रल है। तो वही चीज यहां पर बताई गई, पॉक्सो एक्ट इज अ व्हाट? इट इज अ जेंडर न्यूट्रल, women कैन बी मेड accused, से हाई कोर्ट, से हाई, ठीक है। तो ये चीज यहां पर क्लियरली स्टेट कर दी गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज, है ना, पॉलिटिकल वन, वही चीज देखिए, यात्रा निकल रही है अभी बिहार के अंदर। नाउ दिस वन, या तो बेसिकली आपकी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ने एक बहुत ही प्यारा काम किया। उन्होंने बोला कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा अगर कोई फेस करता है, वो फेस करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, राइट, जो अपना गांव छोड़कर शहरों में जाते हैं और शहरों में काम ढूंढते हैं और काम करते हैं और वापस से वो पैसा अपने गांव में भेजते हैं। यही होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स, है ना, जो हमें दिल्ली की सड़कों पे नजर आते हैं, हमें मुंबई की सड़कों पे नजर आते हैं, राइट, हमें सड़क पे सोते हुए नजर आते हैं, है ना। तो वही तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। दीज आर दी माइग्रेंट वर्कर्स, राइट, जो पंजाब के खेतों में, बड़े बड़े खेतों में आपका कटाई करते हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उन माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, राइट, कोई भी दो राय नहीं है। तो पॉइंट इस बात का है कि उनको वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना फेस करना पड़े। और मेजरली आप माइग्रेंट वर्कर्स देखोगे, कहां से देखोगे? मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे बिहार से, टोटली अंडरस्टैंडेबल, यूपी से, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल से भी बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स बेसिकली जाते हैं, है ना। और इसी चीज को लेकर यहां पर बताया गया कि कल, है ना, ममता बनर्जी ने एक बहुत ही प्यारी बेसिकली एग्जांपल दिया कि कैसे हम माइग्रेंट वर्कर्स को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। और वेस्ट बंगाल में अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, ये चीज बताया गया। अच्छा, बंगाल से कोई जा रहा है तो दूसरे स्टेट में, तो भाई वो दूसरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला कि अगर हमारे स्टेट में कोई माइग्रेंट वर्कर आ रहा है तो उसको लेकर हम एक स्कीम ला रहे हैं। उस स्कीम का नाम है श्रम श्री, उस स्कीम का नाम है श्रम श्री, राइट, श्रम श्री। और यहां पर बताया गया
कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर हम जो ला रहे हैं उसमें ये चीज है कि वी विल बी प्रोवाइडिंग अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 रुपीज टू सच माइग्रेंट वर्कर्स अप टू 1 ईयर, या जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर्स को क्या मिलने वाला है? माइग्रेंट वर्कर्स को मिलने वाला है स्टाइपेंड, और वो स्टाइपेंड कितने का होगा? 5,000 रुपए तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा, राइट? किनकर, यस, आई विल सेंड इट टुडे, राइट? आई विल सेंड दिस टुडे, दिस पीपीटी आई विल सेंड दिस, है ना? ये स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाली ना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चल, तो वही चीज बेसिकली यहां पर बताई गई है कि देखा जाए तो यहां पर एक स्कीम आई है, उस स्कीम के चलते 5,000 रुपए का जो है स्टाइपेंड बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स को, है ना, अप टू 1 ईयर, जब तक उनको जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज श्रम श्री, दैट इज नोन एज श्रम श्री। वहां पर एक और स्कीम, एक और बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर अपडेट क्या है, देखिए। तो बताया गया, एनी पर्सन मिसिंग फ्रॉम ड्राफ्ट रोल में फाइल अ क्लेम विद अ कॉपी ऑफ आधार, है ना? फाइनली देखो, दिस इज हाउ बेसिकली काम होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, आप इस इशू को कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते। जैसे वोट चोरी वाला है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, एफिडेविट फाइल करो, तो बेसिकली माना जाता। अब अगेन एसआईआर को लेकर गए ना सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना पूरा काम करने को, हो रहा है सारे काम। आधार को एक्सेप्ट नहीं करे तब आधार को एक्सेप्ट करने लगे। उन्होंने बोला कि भाई जो डिलीट हो गए उनका क्या करें, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने डिलीटेड वोटर्स का भी नाम पब्लिश कराया, करवाइए उनका भी नाम पब्लिश। काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, है ना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो पॉइंट वही है कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते, आप ही फंसोगे एट द एंड। फिर आप बोलोगे गलत फंसाया, सरकार फंसा रही है, अरे यार। तो वही है, तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चीज बोला, दैट इज कि एनी पर्सन मिसिंग फ्रॉम ड्राफ्ट रोल मे फाइल अ क्लेम विद अ कॉपी ऑफ आधार। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि कोई भी पर्सन अगर वो ड्राफ्ट रोल में मिसिंग है, राइट, वो ड्राफ्ट रोल में है ही नहीं, मतलब मान के चलो कि उसका जो ड्राफ्ट रोल है, उस ड्राफ्ट रोल में उसका नाम मिसिंग है, तो वो क्लेम फाइल कर सकता है विद अ कॉपी ऑफ आधार के साथ। मान के चलिए कि ड्राफ्ट रूल निकला, 65 लाख वोटर्स मिसिंग थे, अगर किसी को कंसर्न है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बेसिकली अपनी क्लेम फाइल करेगा, और क्लेम अटैच होगा आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आधार के बेसिस पर उसका नाम अब ड्राफ्ट रोल में डाल दिया जाएगा। आधार को भी वैलिड डॉक्यूमेंट बेसिकली बताया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करने को रेडी है, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, ये रहा कि इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट एसआईआर ऑफ ओडिशा इलेक्टोरल रोल नेक्स्ट मंथ, है ना? तो अब बिहार के बाद मणिपुर में अनाउंसमेंट हुआ, मणिपुर के बाद अब उड़ीसा में भी अनाउंसमेंट हो गया कि उड़ीसा में भी आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा, है ना? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज बेसिकली यहां पर बताई गई। तो बताया गया कि इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट एसआईआर ऑफ ओडिशा इलेक्टोरल रोल्स नेक्स्ट मंथ, राइट, नेक्स्ट मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, ये रहा। सो व्हाट दिस न्यूज, इट्स अबाउट 2 days following Trump summit, Putin talks to Modi about Ukraine and bilateral ties। तो उसी चीज को लेकर बताया गया, राइट, कि 2 दिन की जो समिट हुई ट्रंप और पुतिन के बीच में, है ना, उस समिट के दौरान क्या वार्तालाप हुई, क्या चीज हुआ, पुतिन साहब ने मोदी जी को फोन करके सब बताया, राइट। तो इतनी अच्छी दोस्ती है पुतिन साहब और मोदी जी के बीच में कि सारी की सारी चीजें फोन पर डिस्कस करके मोदी जी को पुतिन साहब ने सब बता दिया। हम भी बताते हैं कि जब भी हम यूएस की समिट पे जाते हैं, विजिट पे जाते हैं ना, और हमारी कोई टॉक होती है, तो हम आराम से सब एड्रेस करते हैं, रशिया को बताते हैं कि ये चीज हुआ, ये चीज हुई, ये चीज हुई, राइट। हाँ, अब जो सिक्योरिटी कंसर्न या इंडिया यूएस के बीच की बात है वो नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ, अगर इंटरेस्ट की बात है रशिया के और हमारे, तो जरूर एक दूसरे का डिस्कस किया जाता है। और वही हुआ, तो फोन कॉल पर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी को सब कुछ बताया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, पॉलिटिकल, पूरा पॉलिटिकल है भाई। इंडिया ब्लॉक मीटिंग ऑन वाइस प्रेसिडेंट, तो अभी इंडिया ब्लॉक का कंसेंसस नहीं आ पा रहा वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को लेकर, राइट। वही राजनाथ सिंह ने वाईएसआर सीपी को बेसिकली कर दिया कि भैया बैक करो सीपी राधाकृष्णन को, ठीक है। चलिए, बाकी ये चीज यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज है। सबसे बेहतर अगर कोई आज के न्यूज़पेपर में न्यूज मिली तो वो ये मिली, क्या है देखिए। यहां पर बोला गया, इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून इन 2040 से जितेंद्र सिंह इन लोकसभा। जितेंद्र सिंह की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो जितेंद्र सिंह की जब हम यहां पर बात करें, जितेंद्र सिंह कौन है? जितेंद्र सिंह की हम बात करें तो ही इज अ मिनिस्टर ऑफ पर्सनल राइट प्रमोशंस एंड ग्रीवियंसेस, और उसके साथ साथ ये बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्पेस भी है। अगर आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ स्पेस भी है। वैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मोदी जी के एम्बिट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसी के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और उसके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है, राइट। क्योंकि मेन मिनिस्टर तो मोदी जी है, लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो अगेन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कौन है? जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह ने कल खड़े हुए पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली इन दी लोकसभा, और उन्होंने अगेन शुभांशु शुक्ला आए हुए हैं इंडिया, वापस आ गए इंडिया, राइट। ही केम बैक टू इंडिया, ही लैंड ऑन इंडिया। तो उन्होंने बेसिकली उसको बताया कि अचीवमेंट हुआ, लॉट ऑफ स्टाफ, ये हुआ वो हुआ फलाना ठिकाना, है ना। अल्टीमेटली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो समझना, जिससे आपको ना पूरा एक रोड मैप क्लियर होगा और आपके करंट अफेयर्स को लेकर आपको पूरा पता लगेगा कि इंडिया के स्पेस में क्या होने वाला है, कब और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि करंट में अगर हम बात करें तो करंट में इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है वो कितनी है? $8 बिलियन। इंडिया की करंट में स्पेस इकोनॉमी कितनी है? $8 बिलियन। और बाय द नेक्स्ट डेकेड, मतलब बाय द 2035 कितनी हो जाएगी? $45 बिलियन। तो हमें प्रोजेक्शन मिल गया इकोनॉमी को लेकर कि करंट में स्पेस इकोनॉमी इज $8 बिलियन एंड इट विल बी अचीव व्हाट? $45 बिलियन बाय 2035। उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि गगनयान मिशन को लेकर बात करी, तो गगनयान मिशन को लेकर उन्होंने बोला कि 2026 में एक रोबोट जाएगा, हम अपना रोबोट भेजेंगे गगनयान मिशन के अंदर। 3 मिशन होने वाले हैं। पहला एक ऐसे ही मिशन होगा नॉर्मली, राइट, टेस्टिंग मिशन। दूसरा मिशन होगा कि हम ह्यूमन इंड्यूस्ड आपका रोबोट भेजेंगे, राइट, बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट भेजेंगे, इंसान नहीं भेजेंगे, इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट भेजेंगे, इसका नाम होगा व्योम मित्रा, है ना। और वो पूरा घूम के आएगा और देखा जाएगा कि स्पेस में अगर कोई ह्यूमन जाता है तो क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो वही चीज, तो 2026 के अंदर गगनयान का जो व्योम मित्रा को भेजा जाने वाला है, जो रोबोट है, वो जाएगा कब? 2026 में। उसके बाद 2027 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, तो 2027 में जाकर हमें ह्यूमंस देखने को मिलेंगे स्पेस में। तो ये चीज गगनयान मिशन के बारे में पूरा पता लग गया कि गगनयान मिशन का डेडलाइन क्या है। और यहां पर बताया गया कि इंडिया अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब स्पेस स्टेशन 2035 तक लॉन्च कर देगा, और 2040 तक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक नई यूनिक चीज मिली जो नहीं पता था। तो गवर्नमेंट का एम ये है कि 2040 तक हम इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पर अपना फुट रख देगा, राइट, मून पर अपना फुट रख देगा। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया, है ना। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया, यहां पर क्लियरली स्टेट किया गया दैट कि बाय 2040 इंडियन एस्ट्रोनॉट विल सेट फुट ऑन मून। तो हम मून पे 2040 तक जाने वाले हैं। ये चीज लोकसभा में, पार्लियामेंट में बेसिकली मिनिस्टर्स जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई कर दी, उन्होंने ये चीज पूरी क्लैरिफाई कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑन दी नेशनल न्यूज, तो भाई क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बात बोली है, बहुत ही प्यारी बात बोली है आपके डिफेंस कैडेट्स को लेकर। क्या बोला गया? उन्होंने बेसिकली ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इंजर्ड कैडेट होते हैं, है ना, इंजर्ड कैडेट को दे कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, राइट, आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते, राइट, उनको भी आपको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने की जरूरत है। तो वही चीज है कि बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन सोल्जर्स के साथ जो कॉम्बैट के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं और परमानेंटली आपकी हॉस्पिटलाइज या मेडिकल अटेंशन उनको चाहिए होता है, राइट। तो
अगेन उनका वही कहना है कि फोर्सेस दे कैन नॉट लीव देम हाई एंड ड्राई, उनको वही नहीं छोड़ सकते हॉस्पिटल बेड पर, तो उनको भी आर्मी के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सुमोटली यहां पर बोला गया। तो वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से बेसिकली पूछा है, रिस्पॉन्ड मांगा है, और सुमोटो बेसिकली केस हुआ था। सुमोटो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये बेसिकली इशू उठाया था और बोला गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट आर्म फोर्सेस कैडेट जो होते हैं, जो मेडिकली ब्रोडेड आउट है after training accident are left high and dry without any substantial effort to taken to cover their treatment expenses और rehabilitation। तो अगेन उन्होंने एक और कंसर्न ये बोला कि जो लोग ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, जो लोग ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, आप उनके ट्रीटमेंट को लेकर, रिहेबिलिटेशन को लेकर आप कुछ नहीं करते हो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, राइट। दे कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, है ना, दे कैन नॉट बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। ठीक है, ये रहा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 5.2% इन जुलाई से गवर्नमेंट सर्वे। तो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ है ना, गवर्नमेंट के सर्वे में क्या बताया गया, गवर्नमेंट के सर्वे में ये बोला गया कि जुलाई मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा 5.2% से, 5.2% से, ये चीज बेसिकली यहां पर बताई गई। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 5.2% इन जुलाई से गवर्नमेंट सर्वे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी अभी कुछ दिनों में, है ना, क्योंकि अगेन इट्स अ रिलेशन, इट्स अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड आपका आपका इन्फ्लेशन, जिसको फ्लिप कर्व बोलते हैं। फ्लिप कर्व में बेसिकली ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इन्फ्लेशन अगेन घटेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, लॉजिक है, अनएम्प्लॉयमेंट में पैसा लोगों के पास नहीं होगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, मार्केट में मनी की कमी होगी, तो चीजों के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, फैक्ट है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन भी आती है जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है और महंगाई भी बढ़ जाती है, जैसे कोविड के समय। तो कोविड के समय आपने देखा होगा कि लोगों के रोजगार भी जा रहे थे, और रोजगार के साथ साथ जो बेसिकली आपका महंगाई भी थी वो भी बढ़ती हुई चल रही थी। उस सिचुएशन को बोलते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन, जो कि बहुत ही कम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जब रिसेशन वाला पीरियड आता है तब हमें शायद वो देखने को मिलता है, राइट। लेकिन नॉर्मली देखा जाए आपका जो रिलेशन है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट गिरा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फैक्ट है, रियलिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। साइंस पेज आया, देखिए इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्या है, व्हाट डज साइंस से अबाउट गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान। इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कल हमने पढ़ा था, राइट। ये परफेक्ट एडिटोरियल है जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आपको पूरी क्लैरिटी देगा, कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा नेशन ज्यादा कर रहा है, कैसे करना है, सब कुछ। देखो यहां पर मैं अपन एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। देखो 2021 में सरकार ने ये बोला कि हम लोग 2025 तक पेट्रोल में 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे, जो मैंने आपको बताया भी था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब कि 800 ml ऑफ पेट्रोल में 200 ml जो होगा वो आपका एड ऑन किया जाएगा इथेनॉल, जो कि एक एल्कोहल है, राइट। अब वो एल्कोहल बनेगा किससे, जो हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, 1 लीटर बन गया पूरा का पूरा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें 800 ml प्योर पेट्रोल है और 200 ml आपका इथेनॉल है। उससे अगेन जो व्हीकल में अगर आप डालोगे तो चलेगी उतनी ही व्हीकल, 30 किलोमीटर पहले चल रही थी, 30 किलोमीटर अभी चलेगी, पॉइंट इस बात का है। लेकिन पोल्यूशन जो होगा वो कम होगा, और पोल्यूशन के साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी जो है आपके इन फ्यूल को लेकर, क्रूड ऑयल और अगेन ऑयल को लेकर, ये कम होगी। अभी हम तो एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, हम तो अगेन इंपोर्टिंग कंट्री, हम तो मांगते हैं, और यही तो एक रीजन है जिसके चलते टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर, राइट। तो वही चीज उन्होंने यहां पर बोली कि 20% का बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है
वो सरकार ने बेसिकली डिसाइड किया था कि 2025 तक हम करेंगे 20%, राइट? 2025 2021 में ये चीज बताया गया। इसके दो गोल हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों करनी है उसके दो गोल हैं। पहला गोल, हमें कार्बन एमिशन को कट डाउन करना है। दूसरा जो मैंने बताया, कार्बन एमिशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। दूसरा कि कंट्री की डिपेंडेंसी जो है फॉरेन ऑयल के ऊपर वो रिड्यूस होगी। मैंने वही बोला कि डिपेंडेंसी हमारी जो है ना, वो हमारी रिड्यूस होगी। आगे बोला गया लेकिन उसके लिए हमें व्हीकल को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा जिससे इथेनॉल ब्लेंडेड अगेन पेट्रोल को वो क्या कर सके, अगेन यूज कर पाए। अभी जो हमारे अभी इंजन जो है, आप पुरानी वाली गाड़ी में नहीं डाल सकते वाला वाला पेट्रोल, डालोगे दिक्कत आ जाओगे। तो वही बोला कि व्हीकल मॉडिफाइड टू बी कंपेटेबल विद द न्यू कंपोजिशन, जो कि रोल आउट होगा अप्रैल 2025 से। तो नई व्हीकल्स और नए तरीके के व्हीकल्स को बेसिकली हमें लेके आना पड़ेगा, जिससे अगेन इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को डाला जा सके। गवर्नमेंट पुश कर रही है कि 20% ऑफ दी जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है व्हीकल ओनर्स को। अब जैसे कि आप खुद सोचो, आप बोलोगे सर मैं तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूं, अब यार इथेनॉल ब्लेंडेड डलवाना पड़ेगा, गाड़ी खराब ना हो जाए। तो जो व्हीकल ओनर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि भाई जो उनकी पुरानी व्हीकल्स है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा क्या। अभी तो पेट्रोल जा रहा, दिक्कत नहीं थी, अब इथेनॉल भी जाएगा इंजन में, तो क्या मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा क्या, ये भी है। आगे बोला गया कि इथेनॉल की जब हम बात करते हैं, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल को एक और नाम से बोला जाता है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज इथाइल एल्कोहल, राइट, जो कि एक बायोफ्यूल है। ये बनाया जाता है प्लांट वेस्ट से। प्लांट वेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास या मोलेसिस भी बोला जाता है, राइट। तो प्लांट वेस्ट को बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास से बेसिकली इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल बनाते हैं, जो कि एक तरीके का बायोफ्यूल है। वहीं जब हम रेगुलर पेट्रोल की बात करते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है, जो बनता किससे है, वो बनता है फॉसिल रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स से बेसिकली बरी थे, है ना। मिलियन ऑफ ईयर्स से बेसिकली जो आपके आपके ऑर्गेनिक मैटर्स थे बरी थे, राइट। उनके फॉसिल रिमेन से जो हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली आपका रेगुलर पेट्रोल होता है। लेकिन अगर आप उसको मिक्स करते हो, मतलब आप खुद सोचो, अगर आप फॉसिल फ्यूल पेट्रोल जो कि अगर आप उसमें मिक्स करते हो इथेनॉल को, तो वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीजनेट, जो कि कहीं ना कहीं पेट्रोल को बर्न करने में मदद करता है। फैक्ट, राइट। अगर आप अल्कोहल को एड ऑन कर दोगे पेट्रोल के साथ, तो आग तो और ज्यादा लगेगी। तो वही चीज यहां पर बताया गया कि व्हेन यू मिक्स अ फॉसिल फ्यूल, दैट मींस अ पेट्रोल विद अ इथेनॉल, देन व्हाट विल हैपन, वो एक ऑक्सीजनरेट मतलब ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, जिससे पेट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से बेसिकली बर्न होगा। पेट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से बेसिकली बर्न होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज ऑथर ने बोला कि इथेनॉल बनाते कैसे हैं, है ना। इथेनॉल बनाते कैसे हैं, अब देखो, ऑथर ने बताया कि जब हम इंडिया के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें, तो गवर्नमेंट जो है प्रिक्योर करता है इथेनॉल कहां से, या तो शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल, जो शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल होता है ना, जैसे सी हैवी मोलिसिस, बी हैवी मोलिसिस, और शुगर केन जूस, शुगर सिरप, डैमेज फूड ग्रेन्स लाइक ब्रोकन राइस, मेज, सेलुलोज और लिग्नोसेलुलोज मटेरियल। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा जो इथेनॉल प्रोग्राम है, हम इथेनॉल किससे प्रोड्यूस करते हैं, वो मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन से, या शुगर केन के आपके रॉ मटेरियल से, यहां पर बताया गया। अब ऑथर बता रहे हैं कि मोलिसिस क्या होता है। देखो, मोलिसिस की जब हम बात करें, तो मोलिसिस इज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे आप गन्ने से क्या निकालते हो, गन्ने से क्या बनती है, शक्कर, लेकिन गन्ने से जैगरी भी तो बनती है, गुड़ भी तो बनता है। तो गुड़ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। और अगेन सिर्फ गुड़ अकेला नहीं बनता, शुगर केन से एक और बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं मोलेसिस। तो मोलेसिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। ये थिक होता है, डार्क सिरप है, 40% ऑफ द रिच है शुगर में, राइट, जिसको अगर फर्मेंट करोगे, विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फर्दर, राइट, विच कैन, वही लिखा है 40% रिच इन शुगर केन दैट कैन बी फर्मेंटेड बट विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फर्दर, विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फर्दर। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया, राइट।
आगे बोला गया कि जब हम सी हेवी मोलेसिस की बात करते हैं, यहां पर पूरे आपको इथेनॉल के बारे में पूरा पता लगेगा। सी हेवी मोलेसिस की बात करते हैं, ये फाइनल बाय प्रोडक्ट होता है किसका? शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस का, जिसमें मोलेसिस की कंटेंट कितनी होती है? 28 से 32%। वहीं जो बी टाइप ऑफ मोलेसिस है या बी हेवी मोलेसिस है, ये इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट है, इसमें भी सेम प्रोसेस है और इसमें भी हायर मोलेसिस कंटेंट होता है, इसमें 48 से 52% आपको मोलेसिस कंटेंट हमें देखने को मिलता है, राइट? मोलेसिस कंटेंट हमें देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करें तो इथेनॉल जो है वो बेसिकली मेड होता है मोलेसिस से। कैसे? फर्मेंटेशन करके, राइट? तो इथेनॉल कैसे बनेगा? मोलेसिस से। आप मोलेसिस को क्या करोगे? फर्मेंट करते हो, सड़ाते हो। सड़ाना जिसको हम बोलते हैं ना, फर्मेंट करना, सड़ाते हो, राइट? और सड़ाओगे कैसे? अब आप खुद सोचो, आपके घर में जब इडली बनती है तो इडली में आप क्या करते हो? राइट, फर्मेंट करते हो ना उसको, आपके उस पेस्ट को फर्मेंट कैसे करते हो? ईस्ट डालकर। तो वही है, तो वही बोला गया कि इथेनॉल इज मेड फ्रॉम मोलेसिस बाय फर्मेंटेशन यूजिंग ईस्ट। आप ईस्ट एंजाइम्स का यूज करते हो, उससे क्या होता है? उससे शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी में जो शुगर आपका मॉलिक्यूल्स है उसके ब्रेकडाउन बेसिकली हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट? उसके हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाते हैं। और एवरीडे एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? जिंजर सोडा, राइट? है ना? एवरीडे एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन क्या है? जिंजर सोडा, राइट? और अगर आप जिंजर, शुगर और वाटर, राइट, अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखोगे कुछ दिनों तक, वो फेजी हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। तो पूरा प्रोसेस बता रहे कैसे बनता है, राइट? कि आपने क्या किया, इथेनॉल कैसे बनेगा? मोलेसिस आपने निकाला, शुगर केन से मोलेसिस निकल गया, मोलेसिस निकला, मोलेसिस में आपने ईस्ट डाला, उसको फर्मेंट करने रख दोगे, फर्मेंट होने लगा। फर्मेंट में क्या होगा? शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, फर्मेंट हो जाएगा पानी के प्रेजेंस में, राइट? फिर क्या करोगे? जो एवरीडे फर्मेंटेशन होती है वो कैसे होती है? जिंजर सोडा से। तो जिंजर सोडा डाल के भी आप कर सकते हो, राइट? और उसको फिर आप एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो फिजी हो जाएगा, सड़ जाएगा, फिजी हो जाएगा, है ना? अब दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स इन दी जिंजर फीड ऑन शुगर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो बनाएगा क्या? कार्बोनिक एसिड विथ वाटर। और अगर कार्बोनिक एसिड विथ वाटर बना तो क्या बना? C2H5OH, सी कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? हो गया इथेनॉल। तो ऐसे बेसिकली इथेनॉल बेसिकली बनता हुआ चलता है। तो ऑथर का वही कहना है कि जो पहला स्टेप होता है इथेनॉल प्रोडक्शन का, वो क्या है? पहला स्टेप क्या है इथेनॉल प्रोडक्शन का? वो है मोलेसिस, है ना? राइट? जो कि सुक्रोस मॉलिक्यूल्स होते हैं इन अ सिरप डाइल्यूटेड विद वाटर। अगर आप उनको ब्रेक डाउन करोगे ग्लूकोल मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी। तो वही चीज बेसिकली यहां पर ऑथर ने बताई है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आगे क्या है देखिए, फिर है केमिकल नेचर और एनर्जी एफिशिएंसी। केमिकल नेचर और एनर्जी एफिशिएंसी, तो यहां पर बताया जा रहा है कि बेसिकली इथेनॉल कितना एनर्जी एफिशिएंट होता है। आगे ऑथर ने बोला कि देयर आर टू फैक्टर्स, राइट? दो फैक्टर्स हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग इथेनॉल एनर्जी एफिशिएंसी। पहला क्लोरोफिक वैल्यू और ऑक्टेन नंबर, राइट? क्लोरोफिक वैल्यू और ऑक्टेन नंबर। क्लोरोफिक वैल्यू की जब हम बात करें, क्लोरोफिक ऑफ द फ्यूल की जब हम बात करें, वो डिनोट करता है उसके ईल्ड से, इट्स ईल्ड। हायर अगर होगा क्लोरोफिक वैल्यू मींस मोर एनर्जी, ठीक है? तो क्लोरोफिक वैल्यू देखो, फ्यूल के अंदर अगर क्लोरोफिक, कभी आप पेट्रोल डलवाने गए होगे तो बोला होगा कि एक आपने पेट्रोल देखा होगा, वो होगा 120 रुपए, एक 110 रुपए लीटर। एक देखा होगा नॉर्मली 98 या 100 रुपीज लीटर, डिफरेंस होता है। जिसको बोलते हैं, आप बोलते हो प्राइम है और पेट्रोल प्राइम डलवा लो इसमें, राइट? एक नॉर्मल पेट्रोल होता है, आप नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हो, प्राइम पेट्रोल नहीं डलवाते हो अंटिल अनलेस आपने नई गाड़ी नहीं खरीदी होती है। तो वही है, तो वही होता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी या फ्यूल की यील्डिंग पावर आप दो बेसिकली चीजों से निकालते हो फ्यूल की एफिशिएंसी, एक क्लोरोफिक वैल्यू, दूसरा ऑक्टेन नंबर। क्लोरोफिक वैल्यू की बात करें, इसका मतलब और ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी। और बोला गया कि क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है पेट्रोल से,
इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन ऑफ पेट्रोल। ठीक है, सो फ्यूल ओवरऑल बर्निंग एफिशिएंसी जो है वो थ्योरेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही है, तो ज्यादा अगर आपको क्लोरोफिक वैल्यू मिल गई तो मतलब फ्यूल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार जो है वो ये चाहती है कि हम फ्यूल की परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप ना हो, राइट। इथेनॉल मिला के हम अगेन नहीं चाहते कि क्लोरोफिक वैल्यू डिक्रीज हो जाए, राइट। और इसीलिए हम अदर फैक्टर्स को भी हम अदर फैक्टर को भी मिक्स करते हैं, जैसे ड्राइविंग हैबिट्स, पेशेंस प्रैक्टिस, ये सारी चीजें भी होती हैं। ऑयल चेंज करना, एयर फिल्टर क्लीननेस होना, तो टायर प्रेशर, अलाइनमेंट, इवन अगेन एयर कंडीशनिंग लोड, तो ये सारी चीजें भी फैक्टर्स होती हैं जिससे अगेन फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है। यहां पर बताया गया ऑक्टेन नंबर के बारे में कि ऑक्टेन नंबर कैसे मेजर होगा। ऑक्टेन नंबर मेजर किया जाएगा फ्यूल रेजिस्टेंस टू इंजन नॉकिंग और बर्निंग परमानेंटली। ऑक्टेन नंबर मेजर किया जाएगा फ्यूल रेजिस्टेंस टू इंजन नॉकिंग और बर्निंग प्रीमेच्योरली। ठीक है, और इथेनॉल में हायर ऑक्टेन नंबर होता है देन पेट्रोल, हायर ऑक्टेन नंबर होता है देन पेट्रोल, तो उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगी। जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा उसमें पोटेंशियल ज्यादा होगी टू रिड्यूस द नॉक रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंटली, राइट। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। अब तो इथेनॉल को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, लोगों को लगता है कि जो माइलेज है वो माइलेज गिर जाएगा, है ना। लेकिन वही चीज यहां पर बताई गई कि देखो E10 और E20 में माइलेज की बात करी तो बिल्कुल भी इतना फर्क हमें देखने को नहीं मिला कि माइलेज पे कोई देखने को मिला हो। अब अल्टीमेटली अब आपको जो यहां से पढ़ना है वो पढ़ना है यहां से, ये छोड़ दो अब, ठीक है, ये सब छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फ्यूल के बारे में पता लग गया। अब हमें समझना है कंपैरिजन विद ब्राजील, क्योंकि ब्राजील इज समथिंग विच इज वेरी मच डूइंग गुड इन इथेनॉल, है ना। तो वही चीज यहां पर बताएगी, अगर आप इंडिया के इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टोरी की कंपेयर करो ब्राजील के साथ तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि जब हम साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, करेंटली जो वो यूज करता है ना, यूज जो कर रहा है वो कर रहा है E27 पेट्रोल को। हम अभी E20 की तरफ जाना चाहते हैं, 2025 में अचीव करना चाहते हैं, राइट, 2025 में अचीव करना चाहते हैं। पॉइंट इस बात का है ब्राजील तो ऑलरेडी 2020 सॉरी ब्राजील जो है वो ऑलरेडी E27 पेट्रोल का यूज कर रहा है, राइट, और आपको अभी अपग्रेड और करना चाहता है। तो ब्राजील पहला ऐसा बेसिकली कंट्री था जिसने डिसाइड किया था कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्टेड पेट्रोल पे कम करेंगे। 1975 में उनका एक प्रोग्राम था, उसका नाम था प्रो एक्लो प्रोग्राम। और प्रो एक्लो प्रोग्राम तब आया था जब ऑयल क्राइसिस आए थे। तो जब ऑयल क्राइसिस 1973 में अकर हुए ना, तो ब्राजील कंट्री ने क्लियरली डिसाइड किया कि हमें अपनी डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर कम करनी पड़ेगी, और इसीलिए वो आइडिया लेके आए आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का, है ना, है ना, 1975 में, जिसको बोलते हैं प्रो अकलो प्रो अकूल सॉरी अकूल बोल सकते हो, प्रो अकूल प्रोग्राम, राइट। और फॉर द ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स उनकी उनकी बेसिकली फोकस था कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करना है, जिससे रिसर्चर्स के साथ, और अगेन उन्होंने इथेनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया शुगर केन से, राइट, शुगर केन से। उन्होंने उसके लिए पेट्रोल के साथ मिक्स भी किया, सब्सिडीज प्रोवाइड करी, इंसेंटिव्स दिए, आपके टैक्स ब्रेक दिए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इथेनॉल का कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आए। कंट्री जो है कंट्री अगेन ब्राजील इज अ वेरी लार्ज मार्केट फॉर द व्हीकल फिट, राइट, फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो अगर आपको देखो ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको इथेनॉल ब्लेंडेड या फ्लेक्स फ्यूल इंजन आपको परफेक्ट मिलेंगे, राइट। तो वही चीज है, तो हमें वहां से बेसिकली समझना चाहिए। तो वही बोला गया इंडिया के व्हीकल में वो केस नहीं है। अभी प्रॉब्लम वही आ रही है कि हम भी इथेनॉल ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे 2730, बट अगेन इंडियन व्हीकल्स अगेन उस हिसाब के नहीं है, उस स्टैंडर्ड्स के नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स को वो आराम से रन कर पाए। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है, राइट, सबसे बड़ा कंसर्न तो वही है। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि हमें कहीं ना कहीं ब्राजील से सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, ब्राजील का पुराना है बेसिकली, हमने अभी अभी बेसिकली हमने फोकस करना स्टार्ट किया इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। क्लियर, चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल, राइट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ेंगे ऑन द एडिटोरियल। देखो एडिटोरियल में क्या दिया हुआ है,
एडिटोरियल में बात की गई जीएसटी को लेकर। जीएसटी में अभी 12% और 18% ऑफ दी स्लैब को खत्म किया जा रहा है ना, 12% और 28% स्लैब को खत्म किया जा रहा है ना, राइट। तो वही चीज बताई जा रही है कि 12% और 28% स्लैब को जो खत्म कर रहे हैं ना, क्या होगा, राइट। उसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको पता होगा कि हमने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर डिस्कस किया था कि भाई आपके अब जीएसटी में है ना 12% का स्लैब नहीं दिखेगा और इवन 28% का भी स्लैब आपको नहीं दिखने वाला। क्लियर? चलो राइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, ये रहा, द पाथ ऑफ एंडिंग ग्लोबल हंगर रन थ्रू इंडिया, है ना। क्या बोल रहा है यहां पर, जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि कैसे ग्लोबल हंगर जो है हमारे देश के अंदर रिड्यूस हो सकता है। और ग्लोबल हंगर हमारे देश के अंदर रिड्यूस कैसे होगा, वो रिड्यूस होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, है ना। अब हमारे देश में प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि हमारे देश में प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि हमारे देश में खाने की कमी है, नहीं। हमारे देश में प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे देश में न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलते। खाना भरपेट मिल जाता है, कोई भुखमरी से नहीं मरता, कोई अगेन जिसका पेट खाली है हंगर से नहीं मरता। अब प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिएंट फूड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो हमारे देश में प्रॉब्लम है। तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, राइट। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, अंडर नरिशमेंट है, उसी चीज को लेकर यहां पर बताया जा रहा है। तो वही लिखा गया कि ग्लोबल क्रॉनिक अंडर नरिशमेंट जो है उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया है, और वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक अगेन टर्न अ कॉर्नर टू फाइट अगेंस्ट अ हंगर, है ना। और यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली आपका अभी रिलीज किया द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट, राइट, जिसमें 673 मिलियन पीपल, अराउंड 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश था। आप ये समझिए कि 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 8.2% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश था। अब देखा जाए तो क्या इसमें हमें बदलाव देखने को मिला, क्या अंडर नरिशमेंट गिरा है, बढ़ा है? तो बताया गया कि 2023 में अंडर नरिशमेंट जो था वो 688 मिलियन था। कितना था? 688 मिलियन। तो अल्टीमेटली 2024 में कितना हुआ? 693 मिलियन, है ना। और 2023 में कितना हुआ? 688 मिलियन। तो रिडक्शन हमें देखने को मिला है, राइट, रिडक्शन हमें देखने को मिला है। Although we have not yet returned pre-pandemic level, हम प्री पैंडेमिक लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। पैंडेमिक के पहले जब हम बात करें, कोविड के पहले बात करें, तो जो आपका दुनिया में अंडर नरिशमेंट था वो 7.3% था, लेकिन कोविड के समय अंडर नरिशमेंट बढ़ गया और आज 8.2% है, राइट। तो देखा जाए डिक्लाइन हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर 2023 से देखोगे तो लास्ट ईयर से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जब हम 2018 से कंपैरिजन करें, प्री पैंडेमिक लेवल से कंपैरिजन करें, तो क्या अंडर नरिशमेंट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, राइट, बिल्कुल भी नहीं। तो वही चीज यहां पर बोली गई कि इंडिया जो है, इंडिया को एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करना पड़ेगा इस ग्लोबल प्रोग्रेस में। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज्यादा जनसंख्या है अंडर नरिशमेंट की। तो अगर खुद अंडर नरिशमेंट को लेकर फाइट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली ग्लोबल अंडर नरिशमेंट में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, राइट, है ना। ग्लोबल आपके डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ऑथर ने खुद बोला कि 2022 में इंडिया में 14.3% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नरिश थी, वो रिड्यूस हुई है 2022-2024 में कितना हो गया? 12% हो गया, राइट। मतलब हमारे देश में 30 मिलियन से भी कम लोग हैं जो लिविंग विथ हंगर हैं, 30 मिलियन से भी कम लोग हैं। तो ऑथर का वही कहना है कि ठीक है, लेकिन अंडर नरिशमेंट को हमें आपका क्या करना है? आपका ओवरकम करना है। इसीलिए ऑथर ने सबसे पहला जो आइडिया दिया वो दिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का, पीडीएस के, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आपके ट्रांसफॉर्मेशन की यहां पर बात की गई। उन्होंने बोला कि भाई पीडीएस को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? हमें डिजिटलाइज करना पड़ेगा, आधार बेस्ड टारगेटिंग करनी पड़ेगी, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ये चीज बेसिकली यहां पर बताया गया। और जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड जैसा प्लेटफॉर्म बेसिकली लाना पड़ेगा, जिससे एक इंसान देश में कहीं पर भी हो उस राशन कार्ड से किसी भी राशन दुकान से सामान
ले सकता है। और ये इनोवेशन अलाउ करेंगे इंडिया को कि वो अपने फूड सपोर्ट को स्केल करे, जैसे पैंडेमिक के समय किया था, और कंटिन्यू करे, जिससे इंश्योर किया जाए कि सब्सिडाइज फूड मिले फॉर मोर देन 800 मिलियन पीपल, है ना। 80 करोड़ जनसंख्या को आपका फूड सपोर्ट मिलता हुआ चले, जो पैंडेमिक से मिलता हुआ चल रहा है। पॉइंट इस बात का है कि अब प्रोग्रेस कैलोरीज की तरफ ना जाकर न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए। अब हमें सिर्फ पेट नहीं भरना है लोगों को, हमें लोगों को न्यूट्रिशन फूड भी देना है, राइट। तो वही बोला गया, पॉइंट इस बात का है कि जो कॉस्ट होता है हेल्दी डाइट का इंडिया में, वो अभी भी अनअफोर्डेबल है। पॉइंट वही है कि इट इज एन अनअफोर्डेबल फूड, राइट। अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती आपका क्या, आपका हेल्दी डाइट, आपका हेल्दी डाइट, राइट। और हेल्दी डाइट ड्रिवन बाय दी न्यूट्रिएंट डेंस फूड, inadequate cold chain and inefficient market linkage, है ना, inefficient market linkage, ये चीज बताया गया। आगे ऑथर ने बोला एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पीएम पोषण है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, है ना, जो कि स्कूल फीडिंग मतलब जो एक तरीके से मिड डे मील स्कीम है, लॉन्च हुआ था 2021 में। और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, राइट, वो भी अब फोकस कर रहे हैं कि डाइटरी डाइवर्सिटी लाए, न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी लेके आए, तो जिससे फाउंडेशन लेट डाउन किया जाएगा लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ में। उसी चीज को लेकर अब आगे यहां पर बताते हुए चल रहे हैं। तो यू कैन गिव इट अ रीड, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, है ना, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करें, क्या है, हु डिसाइड नॉमिनेशन ऑफ द यूटी असेंबलीज, आया इंटरेस्टिंग, वही वाला याद करो, जम्मू एंड कश्मीर 5 लोग नॉमिनेट होने हैं, 5 एमएलए नॉमिनेट होंगे, कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो अपने डिस्क्रिशन से करेगा। उसी को लेकर बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है। तो वही बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि संविधान क्या बोलता है कि यूटी के अंदर कौन नॉमिनेट करता है। तो वही यहां पर लिखा गया, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है, उसमें बोला गया प्रोविजन के अंदर, संविधान के अंदर पहले था कि नॉमिनेट करोगे 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स टू दी लोकसभा और 1 एंग्लो इंडियन मेंबर इन दी स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि 2020 में डिसकंटिन्यू हो गया। तो पहले संविधान में ये चीज थी कि 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में होंगे और 1 एंग्लो इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, हर स्टेट में, लेकिन वो 2020 में डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन हाँ, अभी राज्यसभा में 12 लोग जरूर नॉमिनेट होते हैं, और ये जो नॉमिनेट होते हैं ये प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी नहीं, एड एंड एडवाइस लेता है, किससे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। और वहीं 6 स्टेट, 6 राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, जैसे यूपी में विधान परिषद, टोटल 6 स्टेट्स है इंडिया में जहां पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। तो 6 स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पर जो 1/6 ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, और ये मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो गवर्नर करता है, अगेन ऑन द एड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो हर केस में, चाहे स्टेट आपके लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर आपके राज्यसभा में, नॉमिनेशन की जब बात आती है तो वो नॉमिनेशन गवर्नर या प्रेसिडेंट करता है विद द एड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एड एडवाइस होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ यूटी, ये तो हमने स्टेट ऑफ आपका स्टेट और सेंट्रल लेवल पे समझ लिया। यूटी के लेवल पे क्या होगा, यूटी के लेवल पर बेसिकली नॉमिनेशन अगर होगा तो कौन होगा और कैसे किया जाएगा। तो वही बोला गया कि जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं आपके विधानसभा की इन 3 यूटीज, क्योंकि 3 यूटी में ही विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी एंड दिल्ली, है ना, तो वो पार्लियामेंट के एक्ट से गवर्न होते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 प्रोवाइड करता है दिल्ली के अंदर कि 70 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दिल्ली के असेंबली में, और दिल्ली में कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होगा, कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होगा। तो दिल्ली के अंदर नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहीं सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ एक्ट 1963 प्रोवाइड करता है कि 30 इलेक्टेड मेंबर होंगे आपके पुदुचेरी में, है ना, लेकिन अगेन एडिशनली यूनियन गवर्नमेंट 3 मेंबर आपके नॉमिनेट कर सकती है पुदुचेरी के असेंबली में, 3 मेंबर। तो पुदुचेरी में 3 मेंबर नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। वहीं सेक्शन 14 जो है
जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 का, जिसको 2023 में अमेंड किया गया, राइट, उसमें टोटल 90 इलेक्टेड सीट्स है। टोटल सीट्स तो बेसिकली 100 आपका 14 हो जाती हैं, राइट, है ना, 114 क्या 119 हो जाती हैं प्रॉपर पूरी की पूरी, जिसमें से आपके 24 जो है वो पीओके के लिए रिजर्व्ड है और 5 नॉमिनेट, तो 90 इलेक्टेड सीट्स होंगी, राइट। इन एडिशन टू दैट सेक्शन 15, सेक्शन 15A और सेक्शन 15(5)(b) एलजी नॉमिनेट करेगा टोटल 5 मेंबर्स, जिसमें से 2 वुमेन और 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन होगा पीओके से, पीओके से, ठीक है। ये चीज यहां पर बताया गया। तो अल्टीमेटली अगर आप देख रहे हो कि जम्मू एंड कश्मीर का इकलौता ऐसा आपका नॉमिनेशन है जहां पर गवर्नमेंट से कंसल्ट या गवर्नमेंट से एड एडवाइस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, ये चीज बताई गई। अब बोला गया व्हाट हैव कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने क्या रूल आउट किया, तो बताया गया जो प्रोसीजर है नॉमिनेशन का इन दी पुडुचेरी असेंबली, ये मद्रास हाईकोर्ट के सामने आया था इन द केस ऑफ के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया था यूनियन गवर्नमेंट की पावर टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स ऑफ द असेंबली दैट इट नीड नॉट टू बी बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ यूटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि नहीं भाई, आपके काउंसिल ऑफ यूटी में जब नॉमिनेशन करोगे तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका जो गवर्नर है वो आराम से अपहोल्ड कर सकता है, आराम से कर सकता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिविल्ड किया था इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ कमांड, कि ट्रिपल चेन ऑफ कमांड नहीं होनी चाहिए, है ना, और बोला था कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वही चीज है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 मेजर केस को डिस्कस किया गया, और दोनों मेजर केस में, एक मेजर केस में यह बोला गया था कि नहीं, गवर्नमेंट की एडेड मतलब कैबिनेट की एडेड एडवाइस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वाले केस में बोला गया था कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए इन दी डेमोक्रेसी में, तो इसीलिए वहां पर हमें एडवाइस लेने की जरूरत है। लेकिन दोनों ही केस अलग अलग चीज को लेकर थे। अल्टीमेटली जो यहाँ पर बात हो रही है वो बात हो रही है किस चीज को लेकर, अगेन नॉमिनेशन को लेकर, है ना, और उस चीज को लेकर फाइट चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार का ये कहना है कि हमसे कंसल्ट तो करो नॉमिनेट करने के पहले, हमसे कंसल्ट करिए भैया, हमसे कंसल्ट आप कर नहीं रहे हो। और गवर्नर का ये कहना है कि नहीं, आपका ऑलरेडी लॉ में लिखा हुआ है कि कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम कंसल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर, आगे बढ़ो। बिजनेस न्यूज ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, राइट, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी व्हाट, टुवर्ड्स दी वर्ल्ड न्यूज। तो वर्ल्ड न्यूज की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड न्यूज में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला, इजराइल हैज अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ स्टार्वेशन इन गाजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद ये चीज यहां पर क्लियरली स्टेट करी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अगेन ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करता है, राइट, उसने खुद स्टेट किया, दैट इज व्हाट, दैट इज कि इजराइल डेलिबरेटली जानबूझकर ऐसी पॉलिसी चला रहा है जिससे अगेन भुखमरी हो, है ना, भुखमरी की जानबूझकर बेसिकली पॉलिसी चलाता हुआ नजर आ रहा है आपका इसराइल, ये चीज बताया गया। तो इसराइल हैज अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ स्टार्वेशन इन गाजा। वहीं दूसरी तरफ यहां पर अगेन म्यांमार को लेकर बात किया गया, तो वही चीज बोला गया कि म्यांमार में जो मिलिट्री जुंता है उसने बोल दिया कि 28 दिसंबर डेट होगी आपका, जो म्यांमार में हम इलेक्शंस कराएंगे, म्यांमार में हम इलेक्शंस कराएंगे। तो म्यांमार में सिविलियन इलेक्शंस होने वाले हैं आपके, कब सिविलियन इलेक्शंस होंगे, सिविलियन इलेक्शंस होंगे आपके कब, आपके 28 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, 28 ऑफ दिसंबर को। सो गाइस, दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, ये एनालिसिस है आज के न्यूज़पेपर का। बाकी मिलते हैं अपन, राइट, कल विथ मोर एक्साइटमेंट, विथ मोर लव, विथ मोर एनर्जी, विथ मोर नॉलेजेबल फैक्ट्स, राइट। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, राइट, कि ये डाउट है और ये चीज है, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर एडिटोरियल बेस्ड और ज्यादा आपका साइंस बेस्ड और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड था, तो आई वुड बी रिकमेंडिंग डू गिव इट अ रीड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना।
तो प्लीज डू रिमेंबर, इसको आप जरूर रीड करें, जरूर अपने दिमाग में रखें, है ना, आपके लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारी चीजें। तो चलो, सो गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस, बाय। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बेटा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इट इज अ केस जहां पर अगेन वुमेन एट वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है ना, उसको लेकर गाइडलाइंस निकाले गए थे। विशाखा करके एक एनजीओ था, राइट, उस एनजीओ ने बेसिकली बोला गया था, पिटिशन फाइल की गई थी अबाउट रिगार्डिंग उस चीज को लेकर कि वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ अगर हरासमेंट होता है या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो क्या करना चाहिए। तो उस चीज को लेकर गाइडलाइंस जो की गई, और उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर पॉश एक्ट हमें देखने को मिला था, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में। 2013 के पहले विशाखा के केस में जो गाइडलाइंस थी, उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर आपका बनाया गया था। ठीक है, चलो, बाय बाय गाइस, बाय बाय, एंड डू रिमेंबर टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो बाय बाय।